अभी देखेंगे हम लोग पादप समूह प्लांट किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुविखंडन द्वारा जनन करता है तो प्लाज्मोडियम। लाइकेन प्लांट खाली स्थान थैलोफाइटा से संबंधित है। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता है वे समूह आते हैं जिम्नोस्पर्म में। निम्न में से कौन एक सेप्रोटोफ है? तो वो है कुकुरमुत्ता। पादप के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो वो आते हैं थैलोफाइटा में। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो वो है मुकुलन। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है। सवाल, निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से क्या जीवाणु बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन कौन करता है? राइजोपास। कवक की कोशिका भित्ति बना होता है काइटिन का। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसको कि क्या कहते हैं? काइटिन। खाली स्थान असमान अनुजात कोशिका का उत्पादन होता है तो यह है मुकुलन। बडिंग द्वारा असमान अनुजात कोशिका का उत्पादन होता है। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। निम्नलिखित में से कौन जीव ब्रेड माल्ड के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है राइजोपास। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटोमोपैथोजेनिक कहते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? तो यह है रिकिक्सिया। गारा, उल्वा, अस्पाइरोगैरा ये सब थैलोफाइटा में आता है लेकिन रिकिक्सिया नहीं आता है। महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न करता है? तो ये मीथेन। जो शैवाल होता है महासागर में उससे मीथेन का निर्माण होता है। खाली स्थान समूह के पौधों को समांतर शैवाल कहते हैं तो थैलोफाइटा में शैवाल, कवक, लाइकेन ये सब थैलोफाइटा समूह में ही आता है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे और विशेष रूप से पाए जाते हैं तो ये पानी में पाया जाता है। शैवाल ये सब पानी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो वो है क्लेमाइडोमोनास। खाली स्थान पादप जगत के उभयचर कहलाता है ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? तो कारा जो है ब्रायोफाइटा नहीं है। वे पौधा जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे खाली स्थान थैलोफाइटा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइंट्स के बारे में गलत है? तो ये है इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है, यही गलत है। इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है? तो कारा गैर संवहनीय पौधा है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। निम्नलिखित में प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होता है? वो है स्पाइरोगाइरा। एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो ब्रायोफाइटा में। रिकिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा में। राइजोइड के लिए निम्नांकित में से कौन सही है? तो यह है पौधे की सहायता से यह अंध स्तर से जुड़ जाता है। खाली स्थान बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइट और स्पेरोफाइट चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं जिसकी संवहनीय पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। यह है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो फूल। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है? तो मार्सिलिया थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। आगे है ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा जो जिसको कि एपिडर्मल बोलते हैं, कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को खाली स्थान राइजोइड कहा जाता है। राइजोइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइट के वर्ग में शामिल किया गया है? तो ये है रिकिक्सिया। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में खाली स्थान होता है तो विखंडन। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में विखंडन होता है। खाली स्थान संवहनीय ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे तो ये थे टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो ये है मार्सिलिया। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो ये है देवदार। नग्न बीजी होता है तो पाइनस जो है नग्न बीजी होता है। निम्न में से कौन समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो ये अनावृत बीजी। अनावृत अनावृत या नग्न बीज अनावृत बीज में से निर्मित होता है। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो ये अनावृत बीजी। टेरिडोफाइटा खाली स्थान बीज रहित संवहनीय पौधा है। निम्नलिखित में से किसमें
पौधे के शरीर को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो मार्सिलिया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है मार्सिलिया। अनावृत या नग्न बीज खाली स्थान निर्मित होता है अनावृत बीज से। किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिका है? तो यह है एंजियोस्पर्म। परागकण खाली स्थान समूह के पौधे की एक विशेषता है, तो एंजियोस्पर्म्स। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में परागकण होता है? तो यह है आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग खाली स्थान में स्थित होता है, तो पुष्प। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में पुष्प में स्थित होता है। द्विनिषेचन आवृत बीजी का गुण है। आवृत बीजी को आमतौर पर खाली स्थान के प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें फूल नहीं लगते और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचना की सतह पर विकसित होते हैं। यह है अनावृत। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो चीड़ जो है जिम्नोस्पर्म है। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतक के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वो कहलाते हैं फेनोरोगैम। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री पौधे शकरकंद तथा बेल है। एक बीजपत्री पौधे में लहसुन, ये लिलियेसी कुल में आ जाएगा। लहसुन प्याज लिलियेसी कुल में आएगा, एक बीजपत्री है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? तो रूट हेयर बोलते हैं। आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियों में खाली स्थान प्रकार की सिरा रचना होती है, तो 2। खाली स्थान के प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित होता है, तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित होता है। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग को खाली स्थान कहते हैं जड़, तना और पत्तियां। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा पत्तियां, और पत्तियां में भी रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के माध्यम से होता है, तो ये रंध्र जो कि पत्ती में पाया जाता है। फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है, तो ये है आपका स्त्री केसर। ये मादा प्रजनन हो गया, और नर वाला हो जाएगा पुकेसर। अंडक का एक भाग नहीं है, तो यह है पुकेसर। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग की जाने वाले अदरक एक राइजोम है, जो है भूमिगत तना। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो तना खाते हैं। एक लिंगी पुष्प होता है पपीता। एक लिंगी पुष्प कौन है? पपीता। निम्नलिखित में कोशिकाओं में ऊपर से नीचे परत है। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। तो पत्तियों में कोशिका की ऊपर और निचली परत भोजन का संश्लेषण करती है, यही गलत है। खाली स्थान पुंकेसर के भाग है। खाली स्थान एक उभयलिंगी पुष्प है, तो सरसों जो है पुंकेसर का भाग है और ये उभयलिंगी पुष्प भी है। फूल के नर प्रजनन भाग को कहते हैं पुंकेसर। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के पौधे में स्थित होता है? तो ये कार्पेल। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो यह है पुंकेसर और कार्पल्स। ये फूल के प्रजनन का भाग है, पुंकेसर और कार्पल्स। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक रंग कौन सा है? तो ये पुंकेसर और स्टिकेशन। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको पुष्पासन कहा जाता है। परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में। कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों जो है उभयलिंगी फूल है। पुष्प के स्टिकेशन शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो ये वर्तिक्रा या स्टिग्मा कहा जाता है। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है कार्पेल। पौधे का नर प्रजनन अंग कहलाता है पुंकेसर। खाली स्थान पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है बीजपत्र। टमाटर क्या है? टमाटर फल है। किसे समांतर फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो टमाटर फल होते हुए भी इसके फल की तरह नहीं, सब्जी की तरह प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो यह है लीची। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन का हिस्सा नहीं लेता है? तो ये फूल। निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रो में विकसित होता है? तो यह है प्रांकुर। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या है? तो यह है आपका अंतःफल भित्ति और मध्यफल भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो यह है केला। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीजपत्र में खाली स्थान संग्रहित करता है, यह है कोटिलेडोन। इस स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, तो यह है उच्च आर्द्रता। पादप का एक वर्धी भाग नहीं है, तो यह है फल।
गार्ड कोशिका में खाली स्थान प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिसके स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो ये है पानी, पानी प्रभावित होगा तो स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। पौधे खाली स्थान द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधे हैं? तो ये मटर जो है फलीदार पौधा है। पौधे के जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन। वन खाली स्थान द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाता है तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधे में खाली स्थान अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो यह है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के लिए स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ये रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं। वाष्पोत्सर्जन खाली स्थान के द्वारा होता है तो रंध्र के द्वारा। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। पौधे के पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपाइरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो यह है ऑक्सीजन। फाइनेटो हार्मोन क्या है? फाइनेटो हार्मोन क्या है? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। खाली स्थान हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ती है तो ऑक्सीन हार्मोन के विसरण के कारण पौधे की जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाता है। पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जिब्रेलिन अम्ल के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है, ऑक्सीजन को बढ़ाती है। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होता है। पौधे के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या कहलाता है? तो ये मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। खाली स्थान कोशिका विभाजन से संबंधित है तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। जिएटिन का उत्पाद खाली स्थान मतलब कि जड़ों में होता है। जिएटिन का उत्पाद जड़ों में होता है और इसे जाइलम से टहनी तक पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंध्र के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो एफसीसी कम पत्तियों के गिरने में मदद करता है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? तो ये है कि हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन क्या है? तो IAA इसका सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है? तो ये ऑक्सीन जो है जानवर में नहीं पौधे में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो ये एफसीसी कम वृद्धि को रोकता है। पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है तो ये साइटोकाइनिन। पौधे में स्रावित होने वाले हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है ऑक्सीन। खाली स्थान पादप हार्मोन नहीं है तो ये एड्रेनलिन। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है तो यह है किसी पौधे के दिशात्मक विकास को। पौधे में साइटोकाइनिन होता है तो कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है तो यह है साइटोकाइनिन। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? तो यह है इसका अर्थ पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ाना। फोटोट्रोपिज्म का काम यही है। पौधे के किस अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धनात्मक अनुवर्तन। जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिक रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं? तो यह है वर्धी जनन। तने के जरिए खाली स्थान फैलता है तो गुलाब जो है तने के जरिए फैलता है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो यह है एंडोस्पर्म। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, यह है वानस्पतिक प्रजनन। निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो यह है ब्रायोफाइटा। एक पौधे में इसमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? तो यह है आपका बीजांड। पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह है निषेचन के बिना फलों के विकास। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो यह है पौधे। पौधे का कौन सा हिस्सा रनर घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? तो यह है तना। एक प्रसुप्त या डोरमेंट भ्रूण द्वारा
सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को खाली स्थान कहते हैं। अंकुरण एक मूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को कहा जाता है परागकण। फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं वे है गन्ना, आलू और केला। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो यह है लैंगिंग। परागकण खाली स्थान परागकोश से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने माध्यम से प्रजनन करता है? तो यह है गुलाब। ये पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो यह है बीजांड। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो यह है परनिषेचन। परनिषेचन ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। परागकण क्या है? तो यह है परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये पानी से आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो ये क्लोरोफिल होता है। पौधे में शर्करा का समान प्रवाही रूप है सुक्रोज। पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वो कहलाती है परासरण। परासरण कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर है उत्तक टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त और हड्डी उदाहरण है। तो ये संयोजी उत्तक के उदाहरण है। रक्त एक प्रकार के उत्तक का उदाहरण है। तो ये है संयोजी उत्तक का उदाहरण है। मुंह के परत से बनी होती है। तो पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। हमारे शरीर में कई अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो ये त्वचा जो है सबसे बड़ा है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान उत्तक बनता है, उसको वसा बोलते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान उत्तक बनता है, उसको वसा बोलते हैं। हमारे शरीर की हड्डी में कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? तो संयोजी। हड्डी हो गया, ब्लड हो गया, ये सब में संयोजी उत्तक पाया जाता है। उत्तक क्या होता है? तो ये उत्तक जो है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। उन कोशिका के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिका उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? उत्तक। निम्न में से कौन एक पशु उत्तक नहीं है? तो ये दृढ़ उत्तक। ये क्या है? ये पेड़ पौधा में पाया जाता है दृढ़ उत्तक, जिसके कारण वो कठोर होता है। उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। यह है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स होता है और कोशिका में मैट्रिक्स से सन्निहित होता है। एक तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। तो तंत्रिका कोशिका संयोजी उत्तक नहीं है। अस्थि, रक्त, उपास्थि ये सब संयोजी उत्तक है, लेकिन तंत्रिका तंत्र संयोजी उत्तक नहीं है। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। तो हड्डी जो है ना संयोजी उत्तक है। निम्न में से कौन एक संयोजी उत्तक है? तो ये है हड्डी। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़े के अलवेरी और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं। जहां खाली स्थान संकुचन और विश्राम होता है वह है अस्थायी। जिस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है वह है अधिचर्म कोशिका। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं ये एपिथेलियम। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं एपिथेलियम प्रकार के ग्रंथि को बनाते हैं। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्राप्त करने के लिए खाली स्थान एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो यह है आयात फल की हिस्टामिक स्रावक कोशिका खाली स्थान में पाई जाती है संयोजी उत्तक। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के पेशी उत्तक होता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो एपिडर्मिस। अवकाशोतक एरोलर टिश्यू के बीच एक पूरक उत्तक का काम कौन करता है? त्वचा और मांसपेशियां। निम्न में से लाल संवहनी संयोजी उत्तक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका रुधिर, रक्त। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो ये प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। इसका प्रकाश संश्लेषण का काम पत्ता करता है। अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन। खाली स्थान कोशिकाएं कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, उसको स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा
बोलते हैं। कोलेनकाइमा कोशिका कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती है और इसी के वजह से पौधा लचीला होता है। खाली स्थान ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, उसको कोलेनकाइमा बोलते हैं। ऊतक ग्रंथिया का निर्माण करता है, तो ये उपकला करता है। ऊतक संवहन पुल बनाता है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पुल बनाता है। फ्लोएम खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है, तो ये फ्लोएम वाहिका से। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो ये है स्केलेनकाइमा। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, तो ये शीर्ष विभाज्य ऊतक, इससे लंबाई बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा मतलब सख्त, कोलेनकाइमा मतलब कोमल। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से खाली स्थान के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो यह है पौधे में भोजन। खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है, तो ये लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। खाली स्थान के कारण स्केलेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण स्केलेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है, तो ये है जाइलम। जाइलम जल। इनमें से कौन सी कोशिका जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पानी का परिचालन करता है, तो जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये है पेरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। खाली स्थान ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, तो यह है विभाज्योतक या मेरिस्मेटिक टिश्यूज। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो जाइलम जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। निम्न में से कौन एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ये हो जाएगा जाइलम। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम होता है, तो जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका के बना होता है, तो जाइलम। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाले आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं, तो ये हैं लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो ये है फ्लोएम। एक पौधे के तनों या जड़ों का घेरा किस कारण बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टम के कारण। आगे है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण। तने या जड़ का घेरा खाली स्थान के कारण बढ़ता है, तो ये है पार्श्व विभाज्यता के कारण। अग्रस्थ मेरिस्टेम खाली स्थान के शीर्ष पर पाया जाता है, तो यह है तना और जड़ों के शीर्ष पे पाया जाता है जो अग्रस्त मेरिस्टेम होता है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किस में होती है, तो पौधे में प्राथमिक वृद्धि आपका होती है सी और डी, अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक में। एरियोलर ऊतक अंगों के खाली स्थान अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। कौन, तो एरियोलर ऊतक। निम्नलिखित में से किन ऊतक में कोशिका जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, तो ये कोलेनकाइमा। ऊतक की कोशिका अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है, तो ये है विभाज्योतक ऊतक। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं खाली स्थान के कोनों पर मोटी होती है, तो सेलुलोज और पैक्टिन के कोनों पर मोटी होती है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पैक्टिन से कोनों पर मोटी होती है। रूट ट्यूब या शूट ट्यूब कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो यह है विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होता है, तो किसके कारण, तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण। निम्न में से कौन सा पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो यह है विभाज्योतक। कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो विभाज्योतक ऊतक। अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं, तो ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाता है और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देता है, तब खाली स्थान बनाता है, तो अस्थायी ऊतक बनाता है। पौधे में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है, तो ये है जाइलम। निम्न में ऊतक में से युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, तो ये है जाइलम और फ्लोएम। एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो जाइलम। सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ये है जाइलम। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है, तो स्केलेनकाइमा एक अस्थायी ऊतक है जिसमें कोशिकाएं मृत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ये जाइलम। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो मेरिस्मेटिक ऊतक में
एक समान कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। पादप कोशिकाएं भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की। उत्तक का निर्माण मृत कोशिका के संयोजन से होता है, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा उत्तक का निर्माण जो होता है मृत कोशिका के संयोजन से होता है। खाली स्थान कोशिकाएं मृत होती है तो दृढ़ उत्तक में कोशिकाएं मृत होती है। वनस्पति उत्तक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है तो दृढ़ उत्तक नहीं करता है। साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह करना। पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है भोजन। खाली स्थान पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है तो पेरेन्काइमा। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिका विरल रूप में संचरित होता है, यह है पेरेन्काइमा। अस्थायी उत्तक खाली स्थान के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, मेरिस्मेटिक मतलब कि विभाज्योतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है स्थायी उत्तक। खाली स्थान पतली कोशिका निम्न भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है तो यह है पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। खाली स्थान कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके तो यह है मृदोत्तक। खाली स्थान उत्तक की कोशिका बहुत सक्रिय होती है, इसमें घने कोशिका द्रव, पतली कोशिका रस भित्ति और मुख्य नाभिक और कम रिक्तताएं होती हैं, वो है विभाज्योतक उत्तक। पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचता है तो ये फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। एक जटिल अस्थायी उत्तक है फ्लोएम। निम्न में से कौन अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो जाइलम जो है एक अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो स्केलेनकाइमा, जिसके कारण कठोर होता है। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? तो ये है स्केलेनकाइमेट्स फाइबर। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो सीव ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभाज्योतक उत्तक। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी उत्तक को कहा जाता है कोलेनकाइमा। दृढ़ उत्तक से बना होता है तो निर्जीव कोशिका दृढ़ उत्तक से बना होता है। उत्तक मृत कोशिका के संयोजन से बना होता है तो स्केलेनकाइमा जो कठोर होता है ना, जिसके कारण स्केलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है तो ये मृत कोशिका से बना होता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिका को अलग किया जाता है तो ये मेरिस्मेटिक के द्वारा अलग किया जाता है। कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम। पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कोमल, स्केलेनकाइमा सख्त। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस जो होता है कि एक मोटी मोमी परत होती है। क्यों? तो ये क्यूटीन उसमें जमा हो जाता है। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा में क्यूटीन की एक मोटी मोमी परत होती है। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तक को क्या कहा जाता है? संवहनी उत्तक। पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्योतक उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक 2 प्रकार के, विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। तो यहीं पे सेशन खत्म होता है। 2 चैप्टर हम लोग देखें। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और इसी तरह चैनल पे बने रहें।